डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो विषय इतिहास के ऑफिशियली मॉडल सेट जारी किया गया है, वही मॉडल सेट में से हम लोग 100 एमसीक्यू या वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी फरवरी 2022 में होने वाले वार्षिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फाइनल एग्जाम की तैयारी पर लगे हैं, तो उनके लिए यह वीडियो काफ़ी स्पेशल है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए ज़रूर देखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आपके पेपर में कुल कितने प्रश्न रहेंगे, कहाँ से रहेंगे। तो आपके पेपर में टोटल 138 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 100 आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। 100 में से केवल 50 का ही जवाब देना है, 50 को ही हल करना है। रह गई बात लघु उत्तरीय प्रश्न या शॉर्ट क्वेश्चन की, तो 30 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको आधा यानी 50 ही बनाना है, 50 का ही जवाब देना है। और लॉन्ग या दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या टोटल 8 रहेगा, जिसमें से आपको 4 का ही हल करना है, उत्तर देना है। आइए बिना देरी किए हम लोग देखते हैं कौन कौन से आयोग ने महत्वपूर्ण प्रश्न को सिलेक्ट किया है। अगर जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देख लेता है तो उसका मात्र एक ही वीडियो से 60 से 70% हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव प्रश्न में वो पकड़ हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखेंगे, आप लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है। तो आइए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम किस टीले का उल्लेख किया था? चार्ल्स मैसन जो कि एक अंग्रेज थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा। 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले हड़प्पा का जो टीला था या थूहा था, उसको देखकर उसने कहा कि यहाँ पे कोई प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिल सकता है। अगर इस टीले की खुदाई की जाती है तो इस टीले के नीचे प्राचीन काल के बहुत से दबे हुए अवशेष मिल सकते हैं, लेकिन सरकार ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और कालांतर में 1921 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल हड़प्पा की खुदाई किया गया। हमारा अगला प्रश्न है दूसरा, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है? अवतल चक्की हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा बहुतायत मात्रा में उपयोग किया जाने वाला यह अनाज पीसने का एक साधन था, जिसमें मुख्य रूप से आटा और मसाले पीसे जाते थे। तो अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है, यही प्रश्न पूछा गया है। तो आइए ऑप्शन को देख लेते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्नेस्ट मैके के द्वारा हड़प्पा कालीन अवतल चक्की पर प्रकाश डाला गया है। हमारा अगला प्रश्न है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा। हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। आइए हम लोग ऑप्शन पर विचार कर लेते हैं। ऑप्शन ए में है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो यह सिंधु नदी के तट पर स्थित था, जो वर्तमान पाकिस्तान में अवस्थित है। हड़प्पा यह भी पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर अवस्थित था। लोथल यह भारत के गुजरात राज्य में भोगवा नदी के किनारे स्थित था। और कालीबंगन वर्तमान भारत के राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित था। हमारा अगला प्रश्न है बहुत ही जानदार शानदार प्रश्न है, आपके पेपर में कई बार यह प्रश्न आ चुका है। तो इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? गोदीबाड़ा, यह गोदीबाड़ा क्या होता है, आइए सबसे पहले इसको देख लेते हैं। गोदीबाड़ा को हम लोग डॉकी यार्ड भी बोलते हैं या शिप यार्ड। शिप यार्ड मतलब बंदरगाह हम लोग कह सकते हैं, जहाँ पे जहाज के माध्यम से वस्तुएं उतारी और लादी जाती हैं। एक देश से दूसरे देश में वस्तुएं जिस स्थल से भेजी जाती है उसे गोदीबाड़ा कहा जाता है। तो गोदीबाड़ा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है लोथल से। लोथल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है 5वां नंबर, लोथल कहाँ स्थित है? लोकेशन बताना है, अवस्थिति बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। लोथल गुजरात में भोगवा नदी के किनारे अवस्थित था। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 6ठा नंबर,
छठा नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में सिंधु नदी के किनारे कौन स्थित था? यानी सिंधु नदी के तट पर स्थित स्थल को बता देना है कि कौन सा स्थल हड़प्पा कालीन सिंधु नदी के तट पर अवस्थित था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर अवस्थित था। आइए ऑप्शन पर विचार कर लेते हैं। यहाँ पे रोपड़ दिया है, तो रोपड़ यह सतलज नदी के किनारे अवस्थित था। कालीबंगा घग्घर या सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित था। और लोथल, यह आपको पता ही है, यह लोथल भोगवा नदी के किनारे अवस्थित था। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कनिंघम को। कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के काल में रावी नदी के किनारे कौन स्थित था? यानी रावी नदी के किनारे हड़प्पा कालीन शहर का नाम बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हड़प्पा ही था। हड़प्पा रावी नदी किनारे स्थित था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे स्थित था। कालीबंगा घग्घर नदी किनारे स्थित था। और लोथल यह भोगवा नदी किनारे स्थित था। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुआ है? चलिए बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, इसका जवाब देख लेते हैं। विशाल स्नानागार, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से केवल विशाल स्नानागार का ही साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी यहीं से प्राप्त हुआ है। तो आप लोग याद रखेंगे कि मोहनजोदड़ो से दो साक्ष्य पूछ लिए जाते हैं, वह है पहला विशाल स्नानागार और दूसरा है कांसे की नर्तकी की मूर्ति। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुआ था? सन बता देना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1784 ईस्वी में। 1784 ईस्वी में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? यानी आपसी फूट डालकर और विजय प्राप्त करने का कार्य सबसे पहले किस शासक ने किया, यही बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अजातशत्रु। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम हूणों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? हूण यह मध्य एशिया के बर्बर जाति के लड़ाकू यानी योद्धा थे, घुमक्कड़ जाति के लोग थे, जो मध्य एशिया के मूलतः मंगोलिया से बिलोंग रखते थे। और विश्व में या कहे तो एशिया और यूरोप में मात्र स्कंदगुप्त ही ऐसा शासक था जिन्होंने हूणों को परास्त किया था। इससे पहले कोई भी शासक हूणों को नहीं पराजित किया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा स्कंदगुप्त, जो कि गुप्त वंश का शासक था। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? कलिंग विजय जो 261 ईस्वी में हुआ था। कलिंग की राजधानी तोसली पर अशोक ने आक्रमण करके उसे जीत लिया था और इस युद्ध में भारी रक्तपात हुआ था। और यही रक्तपात को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वह बौद्ध धर्म की ओर गया। तो कलिंग विजय का पता किस शिलालेख से प्राप्त होता है, यह बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 13वें शिलालेख से। हम बता दें कि 13वें शिलालेख से केवल कलिंग विजय का वर्णन ही नहीं मिलता है, बल्कि अशोक के समय जितने भी पड़ोसी राजाओं का संबंध था, पड़ोसी राजाओं के बारे में भी 13वें शिलालेख से जानकारी प्राप्त होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हमारा नेक्स्ट प्रश्न कई बार रिपीट यह प्रश्न हो चुका है, चलिए इसको देख लेते हैं। कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम क्या है? कौटिल्य, जो कि यह तक्षशिला का एक ब्राह्मण था और उसके द्वारा जो प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा गया है उसका नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य है और यह अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था से संबंधित पुस्तक नहीं है, बल्कि राजनीतिक से संबंधित पुस्तक है। तो आइए ऑप्शन पर विचार कर लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया है मेघदूत।
यह भी एक पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक हैं कालिदास। अर्थशास्त्र का कौटिल्य मालवी काग्नि मित्रम, यह नाटक है और इसको कालिदास ने लिखा है। और इंडिका दिया है ऑप्शन सी में, तो इंडिका के लेखक हैं मेगास्थनीज। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक कौन है? मेगास्थनीज द्वारा, यह जो मेगास्थनीज था यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और सेल्यूकस निकेटर एक यूनानी शासक था और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और उसने कौन सी पुस्तक लिखा? तो इंडिका लिखा। और इंडिका से, जो इंडिका पुस्तक है, इस पुस्तक से हमें मौर्यकालीन प्रशासन, समाज की स्थिति, अर्थव्यवस्था के बारे में पता चलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कालिदास। कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक हैं। जितने भी कालिदास की कृतियां हैं, जितने भी कालिदास की रचनाएं हैं, उन सभी रचनाओं में सबसे अधिक फेमस है अभिज्ञान शाकुंतलम। आइए ऑप्शन पर विचार कर लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया है बाणभट्ट। तो बाणभट्ट यह हर्षवर्धन का दरबारी यह कवि था और इसने प्रसिद्ध 2 पुस्तक की रचना किया। एक है हर्षचरित्र और दूसरा है कादम्बरी। यानी बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई 2 पुस्तक का नाम है, पहला हर्षचरित्र और दूसरा कादम्बरी। अश्वघोष, यह अश्वघोष दिया है। तो अश्वघोष यह एक लेखक का नाम है जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना किया है। और कौटिल्य दिया है, तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना किया है। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति यह स्तंभ लेख है। वही पूछा गया किस शासक से रिलेटेड है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त से। समुद्रगुप्त से प्रयाग प्रशस्ति का संबंध है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 18 नंबर, अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? अर्थशास्त्र और इंडिका, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त और इंडिका के लेखक मेगास्थनीज। तो पूछा गया है किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मौर्य वंश के विषय में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है 19 नंबर, उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषद, चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 108। 108 उपनिषद हैं, जिनमें से सबसे प्राचीन उपनिषद है या सबसे बड़ा उपनिषद है बृहद अरण्यक उपनिषद। नेक्स्ट अगला प्रश्न को देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान, फाहियान जो कि एक चीनी यात्री था, पूछा गया है किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज क्या था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा राजदूत। राजदूत था, तो किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर था। तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो एक यूनानी शासक था, या ऐसे भी कह सकते हैं सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का एक सेनापति था। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा 22वां नंबर प्रश्न है, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे? पंच मार्क सिक्के या पंच चिन्ह सिक्के किसके बने होते थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, अर्थात पंच मार्क सिक्के या पंच चिन्ह वाले सिक्के चांदी और तांबे के बने होते थे। और यह पंच मार्क जो सिक्का है इसका सबसे ज्यादा प्रचलन मौर्य काल में किया गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भीष्म को और क्या कहा जाता है? यानी भीष्म का दूसरा नाम बताना है। तो भीष्म को गंगा पुत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है 24 नंबर, अभिमन्यु किसका पुत्र था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्जुन का पुत्र था। अर्जुन जो कि 5 पांडवों में से एक था। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, द्रौपदी का स्वयंवर में किसने जीता था? द्रौपदी को स्वयंवर में किसने जीता था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी,
अर्जुन ने ही जीता था। द्रौपदी कौन थी? तो द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी थी और द्रौपदी का जो विवाह हुआ था पांडवों के साथ वह बहुपति विवाह प्रथा का मतलब बहुपति प्रथा के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कौरवों की संख्या कितनी थी? कौरव यानी जो महाभारत का युद्ध हुआ था 18 दिनों तक चला था, दो पक्षों के बीच हुआ, पांडव और कौरव। तो कौरवों की संख्या पूछा गया है, तो कौरवों की संख्या 100 था, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 100। नेक्स्ट प्रश्न है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संस्कृत भाषा में हुई थी। और हम बता दें कि जो महाभारत हुआ था, महाभारत कुल 18 दिनों तक लड़ा गया था जिसमें पांडवों की विजय हुई और महाभारत की रचना वेद व्यास ने किया था और महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता था। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक लोग किसकी पूजा करते थे? ऋग्वैदिक यानी ऋग्वेद काल के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, प्रकृति की पूजा करते थे। हमारा अगला प्रश्न है, नाथ मुनि का संबंध किससे है? बहुत से विद्यार्थी इस प्रश्न को लेकर काफी कंफ्यूजन में होते हैं, तो आइए आज उस कंफ्यूजन को दूर ही कर देते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा नाथ मुनि, तो वह थे वैष्णव धर्म से संबंधित थे। वैष्णव, बहुत लोग जैन धर्म को टिक लगाएंगे लेकिन वैष्णव धर्म ही सही है। अगला प्रश्न है, सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है? सूत पिटक, पिटक यानी त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। पिटकों की संख्या कितनी है? तो 3 है। कौन कौन? तो सूत पिटक, विनय पिटक, अभिनव पिटक। तो सूत पिटक पूछा गया है किस धर्म से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बौद्ध धर्म से। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम पूछा गया है, तो महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन बी सही है, सिद्धार्थ था। वर्धमान, यह महावीर स्वामी का बचपन का नाम था। देवदत्त, यह सिद्धार्थ या महात्मा बुद्ध के बड़े भाई थे। राहुल, यह महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम था। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के समय में हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में हुआ था। पूछा गया है किस शासक के शासनकाल में हुआ था, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। आजा, राजा, महाराजा, यानी आजा से अजात शत्रु के शासनकाल में, राजा से राजगृह में, महाराजा से महाकश्यप उसके अध्यक्ष बने थे। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रह्मचर्य को जोड़ा गया था। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय, यह ऑलरेडी 4 सिद्धांत थे, लेकिन महावीर ने 5वां सिद्धांत कौन जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य को जोड़ा, यानी ब्रह्मचर्य इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जानदार शानदार प्रश्न है, चलिए इसको देख लेते हैं। प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? धम्म, चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अशोक के द्वारा शुरू किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित की रचना किसने किया? बुद्ध चरित, तो एक बौद्ध विद्वान थे जिनका नाम अश्वघोष था, उन्होंने बुद्ध चरित की रचना किया, अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अश्वघोष। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी? प्रथम जैन संगति, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पावापुरी का संबंध किस धर्म से है? तो पावापुरी, जहाँ पे महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, और यह किस धर्म से संबंधित है यही बताना है, तो यह जैन धर्म से संबंधित है। पावापुरी बिहार के नालंदा जिला में स्थित है, जो बोध गया और राजगृह के मतलब इसके करीब है।
तो पावापुरी में कई दर्शनीय स्थल है जिनमें से आपका जल मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो पावापुरी का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से इसका राइट आंसर होगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कादम्बरी के लेखक कौन है? यह डिस्कशन करते हुए हम बता चुके हैं कि कादम्बरी के लेखक कौन है, तो बाणभट्ट है। और बाणभट्ट यह कौन था? तो बाणभट्ट यह कनिष्क के दरबार नहीं सॉरी हर्षवर्धन के दरबार का एक कवि था। तो बाणभट्ट ने केवल कादम्बरी का ही रचना नहीं किया बल्कि हर्षचरित का भी रचना किया। कालिदास, ऑप्शन पर विचार करेंगे तो कालिदास जो थे यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। कौटिल्य की अगर बात किया जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य का यह प्रधानमंत्री या सलाहकार था जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना किया। अशोक घोष की बात किया जाए तो यह कनिष्क के दरबार में आसीन एक विद्वान था। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है बासवन्ना किस आंदोलन को शुरू किए थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वीर शैव लिंगायत संप्रदाय। और वीर शैव लिंगायत संप्रदाय शिव धर्म से यानी शैव धर्म से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही कंफ्यूजिंग भी यह प्रश्न है। बहुत विद्यार्थियों को डाउट होता है कि इसका आंसर 3 होगा या 5 होगा। तो आइए आज कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? अकबरनामा नहीं पूछा है, आइन ए अकबरी पूछा है। तो आइन ए अकबरी कुल 5 भागों में विभक्त है। अकबरनामा पूछेगा तो 3 इसका राइट आंसर होगा। आइन ए अकबरी की रचना अगर पूछा जाए किसने किया तो आइन ए अकबरी की रचना अबुल फजल ने किया। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है आइन ए अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 भागों में। 4 भागों में आइन ए अकबरी के अनुसार भूमि को बांटा गया है। पोलज, चाचर, बंजर, परतिप, ये 4 भूमि के प्रकार हैं। हमारा अगला प्रश्न है 22वां नंबर टोडरमल अकबर के दरबार में क्या था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वित्त मंत्री था, जिन्होंने टोडरमल ने ही आइन ए दहसाला या टोडरमल व्यवस्था की शुरुआत किया जो कि एक भू राजस्व प्रणाली था। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है आइन ए अकबरी में किसके शासन का वर्णन है? चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अकबर के शासन के विषय में वर्णित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार जिसका मतलब निर्माण कार्य शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था और इल्तुतमिश ने इसके निर्माण कार्य को पूरा किया था, कंप्लीट कराया था। वहीं पूछा गया कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है, लोकेशन बताना है, अवस्थिति। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दिल्ली के। अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है हुमायूं नामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हेनरी वेवरिज, ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन था? कोर्निश यह था, बी सिजदा यह भी था, पायबोस यह भी था। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए सभी। इसके अलावा एक और था, जमी बोस भी था। और देखा जाए मुगल दरबार में अभिवादन का सबसे अच्छा तरीका कौन था? तो वह था सिजदा ही सबसे अच्छा तरीका था। हम आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1581 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है गुलबदन बेगम कौन थी? गुलबदन बेगम तो यह एक लेखिका थी और इसने एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखा जिसका नाम है हुमायूं नामा। यानी हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम जो कि क्या थी? लेखिका थी। नेक्स्ट प्रश्न है मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर था या थी? मुगल चित्रकला तो हम बता दें कि जहांगीर के शासनकाल में सबसे अधिक चित्रकार थे, तो इसी के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा गया है। तो जाहिर सी बात है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर एक ऐसा शासक था जिन्होंने अपने दरबार में सबसे ज्यादा चित्रकारों को संरक्षण दिया था।
आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, तुजुक ए जहांगीरी किसने लिखी थी? तुजुक ए जहांगीरी, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जहांगीरी ने लिखा था। नेक्स्ट प्रश्न है, मुमताज महल किसकी पुत्री थी? यानी मुमताज महल के पिता का नाम क्या था, यह पूछा गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आसफ खां। और अगला प्रश्न है 52 नंबर, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग भारत के किस क्षेत्र में व्यतीत किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में, मुख्य रूप से दक्कन प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है, पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी पराजय हुई? पानीपत का प्रथम युद्ध, हम बता दें कि पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें बाबर का विजय हुआ और इसी विजय के साथ बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना किया। तो पूछा गया है कि किसकी हार हुई, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इब्राहिम लोदी की, जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेर शाह विशेष तौर पर जाना जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूमि सुधार के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, ताजमहल किसकी याद में बनाया गया था? तो ये तो हर एक स्टूडेंट को आना चाहिए कि ताजमहल कहाँ है, ताजमहल का निर्माण किसने किया, ये तो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। ताजमहल किसकी याद में बनाया गया? तो यह मुमताज की यादों में शाहजहां ने दिल्ली में बनवाया था, आगरा में बनवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा यह दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हरिहर एवं बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था? तो हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किया था। उस समय दिल्ली सल्तनत का एक शासक था जिसका नाम था मुहम्मद बिन तुगलक। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हम्पी किस राज्य से संबंधित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विजयनगर साम्राज्य थे, यानी हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, आयंगर व्यवस्था संबंधित थी, यानी आयंगर व्यवस्था क्या थी और किससे संबंधित थी? तो यह विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थी। आयंगर व्यवस्था यह एक कर वसूलने वाली एक व्यवस्था था जिसमें प्रशासन को कई भागों में बांट दिया गया था। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य द्वारा सेवा के लिए दी जाने वाली भूमि क्या कहलाता था? तो इसका राइट आंसर होगा अग्रहार। विशेष सेवा के बदले जो भूमि राजा के द्वारा प्रदान किया जाता था तो उस भूमि को अग्रहार भूमि कहा जाता था। हमारा अगला प्रश्न है 61 नंबर, विजयनगर में मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोपुरम कहा जाता था। मुख्य रूप से यह दक्षिण भारत में इसका प्रचलन था, उत्तर भारत में इसको हम लोग मेहराब के रूप में जानते हैं। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के संत कौन थे? तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर, यानी ये सभी, इसका राइट आंसर होगा ये सभी महाराष्ट्र राज्य के संत थे। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, दादू का संबंध कहां से था? दादू, तो हम बता दें कि ऑप्शन में उस राज्य का नाम ही नहीं दिया है। उस राज्य का नाम अगर देखा जाए तो गुजरात होगा, लेकिन गुजरात ऑप्शन में है ही नहीं, तो ए और सी में से कोई एक हो सकता है। सबसे ज्यादा मतलब सटीक यही ए ही हो सकता है राजस्थान से, लेकिन आयोग ने यह मिस्टेक किया है कि ऑप्शन नहीं दिया है। आते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, शंकराचार्य का मत था। शंकराचार्य जो कि दक्षिण भारत के एक प्रसिद्ध संत थे और मुख्य रूप से भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार करने में दक्षिण भारत में यही शंकराचार्य की भूमिका अग्रणी रही है। और उनका मत या सिद्धांत पूछा गया है कि कौन मत को मानते थे या कौन सिद्धांत पर चलते थे, तो उनके सिद्धांत का नाम था अद्वैतवाद। यही इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन
डी वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य का जन्म काशी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो नानक मतलब गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में हुआ था। और यह जो गुरु नानक थे यह सिख धर्म के प्रथम गुरु थे। और सिख धर्म में कुल कितने गुरु होते हैं? तो 10 गुरु होते हैं। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, अजमेर स्थित मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सुल्तान गया था? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अजमेर। अजमेर स्थित मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सुल्तान गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अकबर गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? तहकीक ए हिंद यानी भारत की खोज, इसका हिंदी अनुवाद होगा। तो इस पुस्तक किस यात्री का यात्रा वृत्तांत है, यही पूछा गया है। यह है अलबरूनी का। अलबरूनी का अरबी भाषा में लिखा गया यह पुस्तक है तहकीक ए हिंद। हम बता दें फाहियान, अगर ऑप्शन पर विचार करें तो फाहियान यह चीन का यात्री था। मार्को पोलो यह इटली से आया था। अब्दुल रज्जाक यह ईरान से आया था। नेक्स्ट प्रश्न है 69 नंबर हमारा प्रश्न है। 69 नंबर प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार आपके पेपर में मिला है। तो इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखेंगे। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किस यात्री ने यात्रा पर जाने के लिए अपने घर को छोड़ा? यानी पूरा अगर प्रश्न देखा जाए तो प्रश्न ऐसे हैं कि जिस तरह से पक्षी अपना घोंसला को छोड़ता है उसी तरह से किस यात्री ने यात्रा पर जाने के लिए अपने घोंसला अर्थात घर को छोड़ा? तो इसका राइट आंसर होगा, इसमें राइट आंसर और मतलब आंसर ऑप्शन में है ही नहीं, मैंने ऑप्शन में दिया ही नहीं है आंसर। इसका राइट आंसर होगा इब्न बतूता। इब्न बतूता जो मोरक्को का यात्री था और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, उसी के संदर्भ में यह सेंटेंस कहा गया है। तो यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, इब्न बतूता सही आंसर है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कैप्टन हॉकिंस किस देश का था? कैप्टन हॉकिंस जो कि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज था और यह जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। तो पूछा गया है किस देश का था, तो अंग्रेज किस देश के थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मद्रास में मुद्रों ने भूमि की व्यवस्था में के लिए कौन सी व्यवस्था शुरू किया था? 71 नंबर प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। आपके लिए यह प्रश्न छोड़ रहे हैं, जो भी विद्यार्थी इसका जवाब जानते हैं वे लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। चलिए 71 नंबर को छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 72 नंबर, बहुत ही जानदार शानदार प्रश्न है। अस्थाई बंदोबस्त किस स्थान से जुड़ा हुआ है? अस्थाई बंदोबस्त, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बंगाल से जुड़ा हुआ है। अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। बंगाल क्षेत्र से ही, मुख्य रूप से बंगाल, बिहार और उड़ीसा क्षेत्र में ही यह बंदोबस्त लागू किया गया था। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, फ्रांसिस बुकानन कौन था? फ्रांसिस बुकानन पूछा गया है, यह एक यात्री का नाम है। पूछा गया है कि यह कौन था, तो ऑप्शन में आंसर ही नहीं दिया गया है। इसका आंसर होना चाहिए चिकित्सक था। फ्रांसिस बुकानन फ्रांस से आया हुआ यात्री था, जो कि लॉर्ड वेलेस्ली का एक चिकित्सक भी, शल्य चिकित्सक भी रह चुका है और उसने कोलकाता में अलीपुर चिड़ियाघर की स्थापना भी किया था। तो इसका राइट आंसर इसमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन दिया ही नहीं है। इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर या चिकित्सक। नेक्स्ट प्रश्न है 74 नंबर, संथाल विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? राज्य पूछा गया है, संथाल विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? तो मुख्य रूप से यह झारखंड से रिलेटेड था, लेकिन झारखंड ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 75 नंबर, बिरसा मुंडा ने कौन सा विद्रोह किया था? बिरसा मुंडा, जिसे अभी भी आदिवासी लोग अपना भगवान या मसीहा मानते थे, जो कि छोट उम्र में बकरियां चराते थे, बांसुरी बजाते थे और एक तलवार को मतलब कुल्हाड़ी की एक ही वार से उन्होंने मार दिया था। तो पूछा गया है बिरसा मुंडा
कौन सा विद्रोह किया था। तो उनके द्वारा जो विद्रोह किया गया था उस विद्रोह को मुंडा विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, और नहीं तो उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उलगुलान विद्रोह। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सिद्धू कान्हू का संबंध किस विद्रोह से था। सिद्धू कान्हू 1855-56 में यह विद्रोह हुआ था। उस विद्रोह का नाम था संथाल विद्रोह, जो कि मुख्य रूप से बिहार और झारखंड के संथाल जनजातियों ने इस विद्रोह को किया था, और उसी विद्रोह के नेतृत्व करता थे दो भाई सिद्धू और कान्हू। उलगुलान विद्रोह के नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा था। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 77 नंबर, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं। इसका राइट आंसर होगा अस्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया, तो ऑप्शन ए सही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके पेपर में आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो आइए इसको देख लेते हैं। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहां से किया था। बेगम हजरत महल, आप लोग नाम सुने होंगे, नवाब वाजिद अली शाह जो कि लखनऊ के अंतिम नवाब थे, और उन्हीं वाजिद अली के कई बेगमों में से एक बेगम बेगम हजरत महल थी, जिन्होंने अपने पति को उत्तराधिकार से वंचित होने के एवज में उन्होंने 1857 की क्रांति से लखनऊ से नेतृत्व किया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा लखनऊ, लेकिन लखनऊ तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो घबराने की बात नहीं है। लखनऊ का प्राचीन नाम या लखनऊ क्षेत्र अभी न लखनऊ है, पहले अवध के रूप में जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अवध। हमारा अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। 1857 की जो क्रांति हुई थी, कई भारतीय और विदेशी इतिहासकारों के द्वारा इस विद्रोह को कई नाम दिया गया, ठीक ना। तो कोई विद्वान ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है, तो कोई ने इसे क्रांति कहा है, कोई हिंदू मुस्लिम एकता या हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा है। तो उन्हीं विद्वानों में से एक विद्वान प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, यही बताना है कि किसने कहा था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा विनय दामोदर सावरकर, यानी बी.डी. सावरकर इज राइट आंसर, ऑप्शन डी सही है, बी.डी. सावरकर। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बहादुर शाह जफर को कहां से गिरफ्तार किया गया था। बहादुर शाह जफर 1857 की जो क्रांति थी या विद्रोह हुआ था, उसमें बहादुर शाह जफर को राष्ट्रीय विद्रोह का नेता घोषित किया गया, और अंग्रेजों ने विद्रोह दबाने के बाद से बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया। तो पूछा गया है कि कहां से गिरफ्तार किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा हुमायूं के मकबरे से। हुमायूं के मकबरे के आसपास बहादुर शाह जफर टहल रहा था, और वहीं अंग्रेज आए और उसको गिरफ्तार करके रंगून निर्वासित कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्यपगत का सिद्धांत किसने लागू किया था। व्यपगत का सिद्धांत का अन्य नाम भी है राज्य हड़प की नीति भी कहते हैं, या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था या किसने लागू किया था, यही पूछा गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी इसका राइट आंसर है। अब यह सिद्धांत क्या था, राज्य हड़प की नीति क्या था, तो अंग्रेजों ने एक नीति बनाया था कि जिस देशी राजा के पास अगर देशी राजा है, उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो वह दत्तक पुत्र यानी गोद किसी को नहीं ले सकता है, अपना पुत्र किसी को नहीं बना सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है 82 नंबर, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है। 7 द्वीपों या 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुंबई को कहा जाता है। 7 टापू या 7 द्वीपों का नगर बम्बई। बम्बई को अब मुंबई कहा जाता है। मुंबई कब से कहा गया, यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। बम्बई को मुंबई कब से कहा जाता है, तो 1995 से। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है ऑप्शन 83 नंबर, विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में स्थित है। विक्टोरिया मेमोरियल बताना है, महारानी विक्टोरिया की यादगार में यह बनाया गया एक स्मारक है, कहाँ है यह बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन
बी कोलकाता में। अभी वर्तमान में कोलकाता में यह कोलकाता का प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से, हिस्टोरिकल पैलेस में से एक है, यानी विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में है? तो कोलकाता में। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? निर्माण कार्य शुरू हुआ था 1921 में, लेकिन पूरी तरह से यह बनकर कंप्लीट हुआ 1931 में। बहुत से विद्यार्थी लोग कंफ्यूजन में होते हैं कि इसका राइट आंसर क्या दिया जाए, तो हम बता दें कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ही होगा 1931 में, क्योंकि पूरी तरह से कंप्लीट बन चुका था 1931 में, यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। और अगला प्रश्न है, वास्को डिगामा भारत में सबसे पहले कहाँ आया था? वास्को डिगामा, चलिए ऑप्शन पर विचार करते हैं। कलकत्ता गलत है, यहाँ नहीं आया था। मद्रास यहाँ भी नहीं आया था। दिल्ली यहाँ भी नहीं आया था, यानी ऑप्शन इसका डी सही आंसर होगा। वास्को डिगामा 17 मई 1498 ईस्वी के भारत में कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था, और जहां पे वहां के स्थानीय राजा जमोरिन ने भव्य उसका स्वागत किया था। तो कालीकट नहीं दिया है, या वर्तमान में किस स्टेट पूछा जाए तो केरल होगा, केरल भी नहीं दिया है, तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी ही होगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 86 नंबर, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? तो पहली जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में शुरू किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1872। पूछा जाए कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में, तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। तो यह नियमित जनगणना नहीं थी। 1881 ईस्वी में भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किया गया लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। चौरी चौरा किस राज्य में स्थित था? चौरी चौरा यह एक स्थान है। हम बता दें कि जब असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था, तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा हिंसक घटना घटा था। बात है 5 फरवरी 1922 ईस्वी के। चौरी चौरा नामक स्थान पर एक थाना था, स्थानीय थाना था, जिसमें 21 पुलिस कर्मी सहित एक दरोगा को भी जलाकर विद्रोहियों ने मार डाला था, आंदोलनकारियों ने मार डाला था। और यही घटना, चौरी चौरा कांड ही आगे चलकर असहयोग आंदोलन के स्थगन का कारण मतलब बनता है। और गांधी जी ने इसी घटना को भारतीयों की हिमालय से भी बड़ी भूल बताया है। तो पूछा गया कि यह किस राज्य में स्थित था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में स्थित था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 1917 में गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे? चंपारण गए थे राजकुमार शुक्ल, इसका राइट आंसर होगा। राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण देने के चलते, आमंत्रण राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को दिया था, तब गांधी जी चंपारण की धरती पर अपना पहला सत्याग्रह किए भारत में। और यहाँ सत्याग्रह करके यहाँ के किसानों पर जो अत्याचार हो रहा था उनको समाप्त किए, तीन कटिया जो प्रणाली चालू थी उनको भी खत्म किए। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? राज्य पूछा गया है। चलिए जलियांवाला बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? हम बता दें कि रॉलेट एक्ट के विरोध के चलते भारत के बड़े बड़े नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक उसी तरह से पंजाब के दो बड़े नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को अंग्रेज लोग गिरफ्तार कर चुके थे, और अपने प्रिय नेता को छुड़ाने के लिए ये लोग जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे कि उनको कैसे छुड़ाया जाए। तभी जनरल ओडायर ने आया और उन पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। तब से यह जलियांवाला बाग फेमस हो गया है। यह घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ था। वही पूछा गया कि जलियांवाला बाग भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा पंजाब। अगर पूछेगा कि किस शहर में है, तो पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है 90 नंबर, काला कानून किसे कहा गया था? काला कानून यानी ब्लैक एक्ट किसे नाम दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया था, क्योंकि इस एक्ट के तहत केवल शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके उस पर मुकदमा चलाया जा सकता था, और गिरफ्तार किया हुआ व्यक्ति न ही वकील, न ही अपील और न ही दलील पेश कर सकता था। इसलिए भारतीयों ने इस एक्ट का पुरजोर विरोध किया और इसका नाम काला कानून रखा। तो आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे कि काला कानून किसे कहा जाता था, तो रॉलेट एक्ट को। और इसी रॉलेट एक्ट के चलते भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है
91 नंबर, स्वराज्य दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1923 ईस्वी में। कांग्रेस से अलग हटकर पंडित जवाहरलाल नहीं सॉरी मोतीलाल मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 ईस्वी में स्वराज्य नामक एक नए दल की स्थापना किया था, स्वराज्य पार्टी की स्थापना किया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में हुआ था और इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे कि कब हुआ था। तो 1942 में मुख्य रूप से अग्रणी भूमिका निभाने वाले व्यक्ति महात्मा गांधी थे और इसी आंदोलन में उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया था? सिंगापुर में, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1938 एवं 39 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस बने थे। सुभाष चंद्र बोस इस सुभाष चंद्र बोस इतना सन में अध्यक्ष बने थे। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सीधी कार्रवाई दिवस या सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई की धमकी दिया था। और अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? यानी ब्रिटेन में कौन पार्टी की सरकार थी जब भारत स्वतंत्र हो रहा था? तो उस समय भारत में लेबर पार्टी की सरकार थी, लेबर। ऑप्शन ए सही है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल को बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? यानी संविधान का अभिभावक या पिता, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उसे ही भारतीय संविधान का अभिभावक या पिता कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सेकेंड लास्ट आज का, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है संविधान में। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आइए ऑप्शन पर विचार कर लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो यह भारत के प्रथम गृह मंत्री एवं प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। मौलाना आजाद दिया है, तो यह भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। और ऑप्शन सी में दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो यह भारत के प्रथम प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति थे। तो इस तरह से हमारा आज का यह सेशन खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।